नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ड्रीम ज्योग्राफी क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि ज्योग्राफी के पहले लेक्चर क्लास में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, आज उन सब का हम विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। पहले देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती हैं। अगर इसको हम देखें तो पृथ्वी के मध्य से खींची गई कोणीय दूरी का मतलब कि मध्य से अक्ष से खींची गई कोणीय दूरी, ये जो कोणीय दूरी है, कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। यानी अक्ष से अंश बनाते हुए, कोण बनाते हुए जो दूरी खींची जाती है उसको हम अक्षांश कहते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो मध्य के उत्तरी भाग में 90 डिग्री तक खींचा जाता है और मध्य भाग से दक्षिण में भी 90 डिग्री तक खींचा जाता है। और एक समान कोणीय अक्षांश वाले दूरी को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे देखिए कि एक कोणीय दूरी ये है और एक कोणीय दूरी ये है, तो जब इसको दोनों को मिलाते हैं तो इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के मध्य भाग में जो खींची गई 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है इसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 डिग्री तक अक्षांश और दक्षिण में 90 डिग्री तक अक्षांश खींचा गया है। अब देखिए 0 डिग्री से उत्तर की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है उसमें कमी आती है और ध्रुवों पर अर्थात 90 डिग्री पर एक बिंदु के रूप में हो जाता है। इसी तरह से दक्षिण की तरफ भी जब हम जैसे जैसे दक्षिण की तरफ आते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है और यह भी एक बिंदु के रूप में हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अक्षांश रेखाओं की संख्या की अगर हम बात करें तो 179 है। अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है 179 है। 179 कैसे है देखिए, जैसे कि 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है। चूंकि 90 डिग्री की जो उत्तरी पोल है और दक्षिणी, ये दोनों क्या है कि एक बिंदु के रूप में हो जाता है, एक रेखा नहीं रह जाता है, इसलिए इन दोनों को हम घटा देते हैं। यदि 180 में से 9 दूनी 18 अर्थात 90 180 में से अगर हम 2 को घटा देते हैं, 90 डिग्री को और उत्तरी और दक्षिणी को घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 178 प्लस एक भूमध्य रेखा को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 179। और अगर कुल अक्षांशों की संख्या बात की जाए तो कुल अक्षांशों की संख्या जो है वो अक्षांशों की संख्या 180 है। अक्षांशों की संख्या 180 है, 90 डिग्री और 90 डिग्री उत्तरी, यानी कि 90 180 है। जबकि जो 0 डिग्री की अक्षांश है वो अक्षांश रेखा है लेकिन अक्षांश नहीं है। अब इस तरफ देखते हैं कि अक्षांश रेखा 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो 111.14 किलोमीटर होती है और इसके जो मध्य क्षेत्र है इसको कटिबंध कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के माध्यम से पृथ्वी पर जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किया गया है, अर्थात इसके द्वारा जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किया गया है।
जैसे 0 से लेकर 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। इसके मध्य का जो क्षेत्र है, इसी तरह से दक्षिण में भी 23.5 डिग्री की जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं। इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंधीय जलवायु। इसी तरह 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं, दोनों गोलार्धों में, इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और इसी तरह से 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक की जो अक्षांश रेखा है, इसको हम कहते हैं शीत कटिबंधीय जलवायु। तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे जलवायु कटिबंधों का निर्धारण अक्षांश रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। देखिए, जैसे 0 से हम जैसे जैसे उत्तर की तरफ जा रहे हैं, चूंकि 0 क्या है कि एक निम्न अक्षांश है, 0 से 1 2 3 4 5 यानी कि 23 तक जो है देखा निम्न अक्षांश माना जाता है। लेकिन 23 से जैसे हम 66 तक जाते हैं, 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांश तक, उसको हम मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कहते हैं। 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक का जो अक्षांशीय क्षेत्र है, उसको हम उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह से अक्षांशों की देखा जाए तो संख्या के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर भी देखा जाए तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, क्षेत्र 0 से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांश तक, 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री, दोनों गोलार्धों में बात कर रहे हैं। 66.5 डिग्री का अक्षांश तक जो है, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है। अक्षांशीय क्षेत्र। और 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक का जो अक्षांशीय क्षेत्र है, इसको उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहते हैं क्योंकि अक्षांशों की संख्या बढ़ती जा रही है। 90 डिग्री तक अक्षांशों की संख्या उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है 66.5 से लेकर, क्योंकि अक्षांशों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए इसको हम 3 भागों में बांटे गए हैं। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और मध्य अक्षांशीय और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में बांटा गया है। तो इस तरह से हम लोग देखें अक्षांश रेखाओं के बारे में। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जो है सबसे लंबी रेखा अक्षांश रेखा कौन सी है, तो भूमध्य रेखा है, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि विषुव के समय सूर्य का प्रकाश सीधा विषुवत रेखा पर पड़ता है, अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है। जबकि देखा जाए तो शीत अयनांत के समय सूर्य का प्रकाश 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ता है, और ग्रीष्म अयनांत के समय सूर्य का प्रकाश सीधा कर्क रेखा पर पड़ता है। तो देखा जाए तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में सूर्य का प्रकाश वर्ष में एक बार लंबवत सभी रेखाओं पर पड़ता है, तो जिसके कारण यहाँ तापमान ज़्यादा होता है, और तापमान ज़्यादा होने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश उत्तर की तरफ बढ़ता है, तिरछापन बढ़ता जाता है, ज़्यादा क्षेत्र पर पड़ता है, इसलिए तापमान में कमी आती है। तो 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री के अक्षांशीय क्षेत्र में तापमान थोड़ा कम हो जाता है, जिससे उसको शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। और जैसे ही 66.5 से 90 डिग्री तक जाते हैं तो तापमान और कम हो जाता है, उसको हम शीतकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी पर अगर अक्षांशों के माध्यम से जलवायु कटिबंध का निर्धारण किया गया है, और
किसी स्थान के भौगोलिक स्थिति को भी प्रदर्शित करने के लिए अक्षांश रेखाओं का सहारा लिया जाता है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर जो है ये सीधी खींची गई रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं और इन काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से ही पूरे विश्व में एयर रूट का निर्धारण किया गया है, देशों की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण किया गया है और देखा जाए तो इसी के माध्यम से एक देश की भौगोलिक स्थिति क्या है उन सबका निर्धारण किया गया है। तो अब इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, देशांतर 0 डिग्री से देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब पर अर्थात ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। देशांतर रेखा के मध्य से एक ग्लोब के मध्य से एक 0 डिग्री की देशांतर रेखा खींची गई है जिसको हम जीएमटी रेखा कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहते हैं। इसी से ब्रह्मांड समय का निर्धारण भी किया गया है और यह ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, अर्थात पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। जहां अक्षांश रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है, वहीं 0 डिग्री की जीएमटी रेखा जो है देशांतर रेखा ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में ग्लोब को बांटता है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें तो कितना है, 180 पूर्व में है और 180 पश्चिम में है। तो अर्थात देखा जाए तो 360 देशांतर रेखाएं हैं। चूंकि देखिए जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा है दोनों जगह जब मिलने पर क्या होता है, एक हो जाता है। जैसे हम ग्लोब पर देखें, अगर ग्लोब को हम चौड़ा कर देते हैं तो क्या है कि एक दूसरे के दूर रहेंगे, लेकिन जब हम ग्लोब को गोले आकार में लाते हैं तो देखते हैं कि जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा है वो क्या है कि अपने आप में दोनों आकर मिल जाते हैं, तो इसलिए एक रेखा माना जाता है। और 0 डिग्री की जो जीएमटी रेखा है, 0 डिग्री की जो जीएमटी देशांतर रेखा है उसको भी इसमें जोड़ देते हैं तब 360 हो जाता है। तो अगर मान लीजिए पूछा जाए कि 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो क्या 2 है कि 1 है, तो दोनों आपस में एक हो जाता है, उसी को इंटरनेशनल डेट लाइन मान लिया गया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया है उसी 180 डिग्री देशांतर रेखा को। अब देखिए, देशांतर रेखा के माध्यम से पृथ्वी पर समय कटिबंध, टाइम जोन, समय कटिबंध का निर्धारण किया गया है, टाइम जोन का निर्धारण किया गया है। जैसे हम 0 डिग्री से पूर्व की तरफ जाते हैं समय बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। तो अर्थात जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं समय बढ़ता जाता है और यह समय जो बढ़ता है 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ता है, 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का, 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा और 180 डिग्री देशांतर पर 12 घंटे का समय प्लस हो जाता है, जिसको हम पीएम कहते हैं। और इसी तरह से जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का समय घट जाता है और 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय घट जाता है और इसी तरह से 180 डिग्री देशांतर पर 12 घंटे का समय कम हो जाता है, जिसको हम
AM कहते हैं, एंटी मेरिडियन कहते हैं, और PM को पोस्ट मेरिडियन कहते हैं, जिसको हम घड़ी में देखते भी हैं कि AM और PM लिखा रहता है। इसी कारण लिखा रहता है क्योंकि जब 12 बजे के बाद जो है, जब 12 प्लस हो जाता है तो जब तो उस समय देखा जाए तो दिन के जैसे दोपहर 12 बजे के बाद देखा जाए तो क्या हो जाता है, AM हो जाता है। फिर इसके बाद रात 12 बजे के बाद PM हो जाता है। तो इस तरह से जो है देखा जाए तो घड़ी पे AM PM लिख कर आता रहता है, और समय कटिबंध का इसके माध्यम से निर्धारित किया गया है, और पूरे पृथ्वी को 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। 24 समय कटिबंध क्योंकि 24 घंटे होते हैं, और जो पूरा ग्लोब है वो 24 समय कटिबंधों में बटा हुआ है, 24 टाइम जोन में बटा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग आज देखें कि जो देशांतर रेखाएं हैं समय कटिबंध का निर्धारण करते हैं। और देखिए, दो देशांतर रेखाओं के जो मध्य का क्षेत्र होता है उसको गोल कहते हैं, और दूरी जो होती है दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। ये जो दूरी है विषुवत रेखा पर ही है 111.32 किलोमीटर, काफ़ी अधिक दूरी है। जैसे विषुवत रेखा से हम उत्तर की तरफ जाते हैं या दक्षिण की तरफ आते हैं, ये दूरी घटती जाती है, क्योंकि पृथ्वी का जो शेप है वो आयताकार नहीं है, बल्कि देखा जाए तो एक गोलाभ आकृति में है। तो जिसके कारण क्या है कि देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ कम होती जाती है, जबकि विषुवत की रेखा की तरफ विषुवत रेखा पर काफ़ी ज़्यादा होती है, और जिससे वहाँ की जो दूरी है 111.32 किलोमीटर है। तो इस तरह से आज का जो मेरा टॉपिक था अक्षांश और देशांतर रेखाएं था, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखेंगे। इसी तरह से मैं अगला वीडियो भी अपलोड करूँगा। मैं प्रतिदिन एक एक ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड करता चलूँगा, और आप लोग मेरे साथ अध्ययन करते रहेंगे। और हाँ, जब अध्ययन आप लोग करते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, जिससे जो मैं बोलता हूँ उसको नोट करते चलिए, और जिससे एक आपका नोट्स अच्छे से तैयार हो जाए, और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से उपयोगी हो सकें। धन्यवाद।